हेलो एवरीवन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है क्या? ठीक है। तो लास्ट क्लास पर हम लोग कहाँ थे, वहां से शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में थे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेयर वी लेफ्ट। तो बच्चा पार्टी, इसमें हम लोग, ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक है। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, मेजरमेंट्स, फिर यूनिट। अगर याद हो तो पेन का एग्जाम्पल लिया था मैंने आपके सामने और कहा था कि यार ये है पेन, और इस पेन को लेकर के हमने यूनिट बनाई थी। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर एसआई यूनिट, फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, और कौन डिसाइड करता है, ये वाली बातें भी हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है। इसके बाद फिर हमने डायमेंशंस के बारे में जाना था कि अगर किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर आती है, जो एक्सपोनेंट आता है, उन्हें डायमेंशन कहते हैं। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बच्चों। ठीक। अब आज की इसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस देखा था, अगर आपको याद हो तो। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हो गया था। अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में मैंने बात की थी कि अगर x इक्वल्स टू a प्लस बी है तो x, a, b, इन सबकी डायमेंशंस आपस में बराबर होंगी। ये बात हमने डिस्कस की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखा था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाए, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कैसे आया जाए, हमने ये बात भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। ठीक। डाउट पूछा जा रहा है सर, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में डिफरेंस बता दीजिए, ऋषिकेश कुमार पूछ रहे हैं। तो बेटा, डायमेंशन जो है वो एक्सपोनेंट होता है। जैसे मान लो मैंने फोर्स की डायमेंशन ये ऐसे ये लिखा, तो ये है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। dimensional formula of force is mlt minus 2. Now the dimension of force, ध्यान से सुनना, dimension of force in mass is, मास की जो पावर आ रही है कितनी आ रही है, 1। तो ये डायमेंशन है और ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या ऋषिकेश बात समझ में आई बच्चा? ठीक है। ये आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और जैसा कि मैंने बात किया था कि एग्जाम्पल्स करेंगे लास्ट वाली चीज पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे मैंने बात की थी कि कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। उन एग्जाम्पल्स को आप देखें, पहले आप ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन टू सीजीएस सिस्टम, शुरू हो जाइए। कॉपी, जैसा मैंने कहा था, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए जल्दी से, फटाफट। 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करिए, देखते हैं कितना आंसर आता है। हाँ भाई, अभी जो आपको याद है उससे काम नहीं करना है, अभी का अभी पेन चलाना है। बिल्कुल करूंगा। अंजुम ने लिखा है, साइमा अंजुम ने, सर क्वेश्चन भी अपलोड कीजिए टेलीग्राम पर प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल करेंगे बेटा, निश्चिंत रहो। ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी टर्म वाज यूज्ड, व्हाट इज इट? उत्कर्ष राज पूछ रहे हैं। बेटा उत्कर्ष, मैं बताऊंगा ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, लेकिन अभी मैं ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, एक्चुअल में ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी फोर्स होता है, लेकिन वो कैसे होता है इसको डिटेल में जब मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर समझाऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 1 न्यूटन किस चीज की यूनिट है, ये आपको पता है, फोर्स की यूनिट है बच्चों, है ना, फोर्स की यूनिट। तो मैंने क्या बताया था मेथड, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, mlt-2 लिख लिया, फिर m1 l1
1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन का मतलब 1m1L1T1 - 2, ठीक है, इक्वल्स टू n टाइम्स m2L2T2 to the power -2। ये हो गया। तो यहां से n की वैल्यू आएगी। अब ये 1 न्यूटन जो है वो ये दिया गया है न्यूटन। न्यूटन का मतलब एसआई सिस्टम में तो ये क्या हो गया 1 किलोग्राम। बताइए लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट s की पावर -2, सेकेंड की पावर -2, n m2 ग्राम क्योंकि सीजीएस सिस्टम की बात चल रही है, l2 सेंटीमीटर और t2 सेकेंड की पावर -2। तो यहां से बच्चों n की वैल्यू कितनी आई बोलिए जरा, किलोग्राम अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है जी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, किलोग्राम अपॉन ग्राम से बच्चों कितनी आई 10⁻³ आई, ठीक, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर से कितनी आएगी 10⁻²। तो n की वैल्यू आ रही है 10⁵। ध्यान रखिएगा n की कोई यूनिट नहीं है, n खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। तो जरा यहाँ से सोच सुनिए कि हम क्या लिख सकते हैं आज के बाद, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। क्या ये लिखा जा सकता है बच्चों? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा अब एक चीज और बताइए आप लोग कि हम लोग जैसे इसको न्यूटन कहते हैं एसआई सिस्टम में, पता है इसका भी कुछ नाम होता है। इसका क्या नाम होता है बताऊं? चलिए बता देता हूँ, इसका नाम होता है डायन। 10⁵ डायन बोलते हैं इसको। डायन चुड़ैल वाली डायन नहीं भाई, मतलब इसका नाम डायन है जो कि कोइंसिडेंटली वो वाला ही नाम आ जाता है, ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, शुरू हो जाइए। डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी इन द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस यूनिट आपको निकालनी है। तो शुरू हो जाइए और बताइए मुझे कि क्या आंसर आ रहा है इसका, फटाफट। बच्चों आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास से वेक्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर का जो यूज है, जो एप्लीकेशन है, वो पूरी मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। तो आप वेक्टर के क्वेश्चंस जरूर करिएगा जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं आज या कल तक आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चंस डालूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको फायदा होगा। विद आंसर्स डालूंगा और अगर मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे तो मैं सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा। अच्छे क्वेश्चन उनमें से अगर कोई लगते हैं मुझे कि कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो उसको मैं डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि पेशेंसफुली आप लोग क्लास करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि धीरे 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 इस क्लास का लेवल मैं ओलंपियाड के लेवल से तक जाऊंगा, बल्कि कुछ जगहों पर उससे भी ऊपर निकल जाऊंगा ताकि आपका लेवल ओलंपियाड का लेवल बन जाए, ठीक है जी। तो डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी की सबसे पहले डायमेंशन बताइए। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होती है क्या, और मास अपॉन अगर वॉल्यूम होती है तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों m मास अपॉन वॉल्यूम L-3, ये हो गई डायमेंशन। तो मैं बोलूंगा 0.5 m1L1 - 3 इक्वल्स टू n टाइम्स m2 L2 - 3। 0.5 m1 क्या है जी, ग्राम, L1 क्या है, सेंटीमीटर टू द पावर -3, n m2 किलोग्राम और L2 मीटर टू द पावर -3। बच्चों n इक्वल्स टू कितना आया, 0.5 ग्राम अपॉन किलोग्राम, ठीक है जी, ग्राम अपॉन किलोग्राम ये आ गया, इनटू बोलिए सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर -3। तो इसको लिख सकता हूँ मीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर +3। सही लिखा है मैंने। अच्छा तो यहाँ से n की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 0.5। अच्छा ग्राम अपॉन किलोग्राम 10⁻³ होगा बच्चों, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर तो होता है 100 10⁻²।
और उसकी पावर 3 है, तो ये आ गया 10 टू पावर 6। तो बच्चों कितनी वैल्यू आ गई? 0.5 इंटू 10 टू पावर 3, दैट मीन्स 500। तो 0.5 ग्राम पर सीसी इक्वल्स टू 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा चलो बताओ फिर, पता है तुमको वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है। 1 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब था, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वह वाटर की डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अब फटाफट बताओ, देख करके समझ में तो आ गया होगा कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी और आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, जल्दी से शुरू हो जाइए, इसका आंसर निकाल के दीजिए। आप लोग आंसर निकालिए, तब तक मैं आगे की बातें बताता हूँ, आपको प्लानिंग बताता हूँ, थोड़े गप्पे मारता हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करता हूँ। तो बच्चों कल ना कल मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से मिला, जो जेई में जिनका रिजल्ट आया इस बार, जिन्होंने फोड़ दिया है, उनका इंटरव्यू भी डाला है मैंने। एक चैनल है टॉप गन्स के नाम से, तो उसमें सक्षम एक मेरा स्टूडेंट है, उसकी 18 रैंक आई है, 18 रैंक आई है, और एक 71 रैंक आई है अभिनव की, उसका इंटरव्यू भी डाला है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 25 रैंक वाले का भी एक इंटरव्यू डाल दूँ आपके उसी चैनल पर। टॉप गन्स चैनल है, टॉप गन्स जो चैनल है ना, उसका पर्पस है उन बच्चों के लिए वो चैनल मैंने बनाया है जिन बच्चों को टॉपर बनना है, मतलब जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th में है खासकर, और जिनका ड्रीम है टॉप 100 में आना। तो उनके मोटिवेशन के लिए उसमें मैं चीज़ें डालूंगा। प्लस अनअकैडमी में जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी टॉप टीचर्स हैं, जितने भी शानदार टीचर है ना, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक जो है ना वो उस चैनल पर पढ़ाएं, उस चैनल पर डालें, ताकि बच्चों का बहुत फायदा हो। तो ये उस टॉप गन्स चैनल का पर्पस है। प्लस मोटिवेशनल चीज़ें, प्लस टॉपर्स के इंटरव्यू भी उसमें डालूंगा, ताकि आप लोग टॉपर्स के मुंह से सुन सकें कि क्या आखिरकार टॉपर्स की कहानी होती है। ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी बात यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए जरा, इससे तो पहले ये पहचाने कि डायमेंशन क्या है यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस को मैं y से डिनोट करता हूँ बच्चों, और इसकी यूनिट अगर देखें तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन, अभी थोड़ी देर पहले डायन चुड़ैल की बात की थी मैंने, फोर्स की सीजीएस यूनिट आई थी डायन, याद आया ना। ठीक है, तो MLT-2 ये हो गया फोर्स की यूनिट, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया ML-1T-2। ये आया कि नहीं आया? आराम से तसल्ली से देख लीजिए, ये बात आ गई। ML-1T-2 ये है यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, जैसा मैंने बोला था आपसे, 12.6 इंटू 10 टू द पावर 11 M1 L1 -1 T1 -2। सही लिख रहा हूं क्या? प्रभाकर चौधरी, बिल्कुल सही बात है। अनअकैडमी टॉप गन्स नाम है उसका, और बहुत ही शानदार चैनल है बच्चों, आप लोग जरूर से उसको देखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। 12.6 इंटू 10 टू पावर 11 M1 L1 -1 T1 -2 n टाइम्स M2 L2 -1 T2 -2। तो यहाँ से बच्चा पार्टी n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 12.6 इंटू 11 10 टू पावर 11। ठीक है, अच्छा M1 की जगह बोलो कौन सा सिस्टम था, ये वाला CGS था ना, तो M1 को CGS ले रहे हैं नाम लोग, तो क्या लिखेंगे? ग्राम। और M2 को MKS में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम। ठीक है, अब ये पावर -1 है, तो उसको उल्टा कर दे बच्चों। अरे यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, इस जगह L1 तो सेंटीमीटर में है ना, तो ऊपर मीटर ले आते हैं और नीचे सेंटीमीटर ले आते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मेरे आईपैड की स्क्रीन दिख गई आपको? ओह कितना मजा आया। खैर तो यहाँ पर हम लोग 12 पॉइंट मतलब जो बात कर रहे थे वो ये कि सेंटीमीटर ऊपर आना चाहिए था, लेकिन पावर -1 है, ऐसा है, पहले लिख ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और सेकंड
की पावर -2 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड की पावर -2 नीचे भी है, सेकेंड की पावर -2 ऊपर भी है, और ये कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए, बड़ा मजा आया स्क्रीन देख करके। हाँ, चलिए, खैर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो एन की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी आ रही है यहाँ पर? 12.6 इंटू 10⁻11 ग्राम पर किलोग्राम, कितना हुआ? 10⁻³ मीटर बाई सेंटीमीटर कितना हुआ? 10⁻²। तो कितना बचा? जल्दी से बताइए, आंसर वांसर निकाला कि नहीं निकाला? बस ऐसे ही चले आए। ये 10⁻⁻1 बचेगा, तो कितनी वैल्यू आ गई? 12.6 इंटू 10⁻10। ये है आंसर। तो सीएम का सेंटीमीटर का पावर 2 है। कहाँ सेंटीमीटर का पावर 2 है बेटा? सेंटीमीटर का पावर तो माइनस हो, ये 1 ही आएगा ना। 12.6 इंटू 10⁻10 आएगा भाई, देख लो। ये अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछो। आरसी रंजन कह रहे हैं नो, सेंटीमीटर का पावर 2 है सर। अबे कहाँ है सेंटीमीटर का पावर 2? पावर 1 ही तो है बे, उसकी पावर 1 ही तो है। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई डाउट तो नहीं है भाई, आगे बढ़ने की इजाजत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो एग्जाम्पल है 6 आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो शुरू हो जाइए, जल्दी से आंसर बताइए, बस फटाफट, थोड़ा दिमाग लगाइए, जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। बढ़िया, दिमाग लगा दिया ना, सही। ये क्वेश्चन देने का पर्पस समझो, ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही यही है कि थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी बच्चा पार्टी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की जो डायमेंशन थी वही डायमेंशन प्रेशर की भी है, दैट इज फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, मतलब m l-1 t-2। तो यानी कि यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चन में केवल एक 10 का फैक्टर, 10⁻⁻1 का फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर भी 10⁻⁻1 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो खटाक से आंसर बता सकते हैं आप कि 10⁻6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी आपको बताई, पिछले क्वेश्चन में सेम चीज यूज की थी। यंग्स मॉडुलस की भी डायमेंशन यही थी, फोर्स अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। तो वहां पर भी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया था वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को करिए, अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए अगर आपने बेसिक से काम किया है। जल्दीबाजी मत करिएगा वरना गलत आंसर आएगा, सभी लोगों से कह रहा हूँ, जल्दीबाजी मत करिएगा। शुरू हो जाइए फटाफट। अबीर गोस्वामी, नहीं बेटा, 2022 के लिए ये तो फॉलो कर ही सकते हो बच्चा। प्लस मैं जल्दी ही क्रैश कोर्स ला रहा हूँ 2022 के लिए। उस क्रैश कोर्स तो वर्ड यूज करना ठीक नहीं है। मैं ना कुछ अच्छे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं एनएससीपी के लिए, जैसे अगर मैं, मेरा मानना यह है कि आपकी मैकेनिक्स या कोई भी एक टॉपिक उठा लें जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स लेकर के मैं 2022 के लिए जल्दी ही कोर्स लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा समय दीजिए, फटाफट 2022 के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर दूंगा मैं। तो उसमें मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी डालूंगा, पता है बच्चों, 2022 में, मतलब एनएससीपी की प्रैक्टिस के लिए कुछ पेपर्स भी डालूंगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते होंगे। मतलब मेरा मानना यह है, कुल मिलाकर के मैं सारी प्रिपरेशन ओलंपियाड की इस चैनल पे करवाऊंगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया है कि यदि जेई में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉप गन्स चैनल है, उसको भी देखते रहिए, अनअकैडमी टॉप गन्स करके। चलिए, कुछ लोगों का 9/40 आया है, कुछ लोगों का 40/9 आया है आंसर। तो अब जरा मैं भी देखता हूँ कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। मैंने कहा था कि इसमें लोगों के गड़बड़ आंसर आ जाते हैं, तो
देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। 4 किलोग्राम इज द यूनिट, मैं कैसे करूंगा ध्यान देना। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो जो नया सिस्टम है वो M2 मान लेते हैं, 2 वाला है, मतलब 4 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 M2, यही तो मतलब हुआ भाई। 4 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 M2, 4 किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद 10 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो 10 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ 1 L2, and 3 second is the unit of time, that means 3 second is the unit of time, मतलब 1 T2। find the value of 1 Newton in the new system। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 1 न्यूटन को लिखूंगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर n टाइम्स नया सिस्टम M2 L2 s की पावर -2। सही लिखा है मैंने। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा n इक्वल्स टू 1 किलोग्राम अपॉन M2 m अपॉन L2। ठीक है, और ये थोड़ा गलत लिख दिया है मैंने, इसको सही कर देता हूँ बच्चों। ये है क्या, ये है T2, तो इधर आएगा कितना, इधर आएगा T2 अपॉन S स्क्वायर। उल्टा कर दिया मैंने जान करके, क्योंकि वो -2 था ना, इस कारण से इसको उल्टा कर दिया बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, जरा देखो तो, किलोग्राम अपॉन M2, यहाँ से चेक करो बच्चों, किलोग्राम अपॉन M2 की वैल्यू कितनी आएगी। किलोग्राम अपॉन M2 की वैल्यू आ रही है 1/4, तो ये रख दीजिए 1/4। M/L2 की वैल्यू, चलिए यहाँ से M/L2 की वैल्यू देखिए भाई कितनी आ रही है। M/L2 की वैल्यू आ रही है 1/10, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/10। ठीक, T2/S की वैल्यू, T2/S की वैल्यू कितनी है, T2/S की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना आया 9/40। तो 9/40 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का 9/40 आया उन लोगों का सही माना जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, सोमेश पाटिल कह रहे हैं आशुतोष मिस्टेक हो गई ना। अब ये सिली मिस्टेक्स बेटा, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा अच्छी बात नहीं है यार ये। मतलब ये बात याद हो तो मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर एक ही तो गलती होती है कि आंसर में फर्क होता है n और 1/n का, और यही दोनों ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन में से दिए जाएंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। और सोमेश पाटिल मैंने जैसा बताया है, जल्द ही मैं लाऊंगा। देखो कितने लोगों का 40/9 आया है, सचित का 40/9 आया है, उत्कर्ष का तो 9/40 सही आया है, ऋषिकेश का 40/9 आया है। यार ये मत करो यार, मैं बोला था ना, जो जल्दीबाजी करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में उल्टा आंसर पाएंगे, तो प्लीज जल्दीबाजी मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के पीछे आ गया है अलर्ट अलर्ट अलर्ट। क्या है अलर्ट, जरा देखे तो सही। कोई बुक करने की जरूरत नहीं है चिरंजीव, कोई बुक करने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास इनको देखते रहिए, आपकी पूरी थ्योरी मैं कवर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बुक की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने का शौक अगर आप रखते हैं तो आप एसवी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जरा अलर्ट पर आते हैं, क्या है अलर्ट, देखे तो सही। N1 U1 equals to N2 U2 is applicable only for units having direct proportionality। अब ये क्वेश्चन जैसे NSCP के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बुक में दिया रहता है N1 U1 equals to N2 U2, हर बुक में दिया रहता है ना। और उसके बाद इसमें अलर्ट कुछ नहीं दिया जाता, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है बच्चों। ये केवल तभी वैलिड है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो। कब नहीं है सर, देखो कब नहीं। दिस डज नॉट वर्क फॉर लीनियर रिलेशनशिप। आप देख लीजिए क्या इसके लिए ये वर्क करेगा, N1 U1 equals to N2 U2, ये भी तो पढ़ा है, केल्विन equals to डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 पढ़ा है ना बच्चों। और पढ़ा है तो ये जान लीजिए कि यहाँ N1 U1 equals to N2 U2 नहीं करेगा। तो जहां पर भी यूनिट्स में रिलेशनशिप
डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की है, केवल वहीं ये वर्क करता है, जहां इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप है वहां पर ये वर्क नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। टू फाइंड अ रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज अंडर सम लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके तहत क्या चीज करनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मतलब इसमें प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप होती है और बोला जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो एक फॉर्मूला बताइए, एक रिलेशनशिप बताइए। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लाता हूँ मैं आपके सामने। इसकी लिमिटेशन, वी कैन ओनली फाइंड प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप, कोफिशिएंट कांट बी कैलकुलेटेड। इस लिमिटेशन पर थोड़ा सा रुक जाइएगा अभी। वी कैन ओनली फाइंड प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप, बस ये जान लीजिए क्यों ऐसा होगा वो भी समझ में आ जाएगा। और कोफिशिएंट्स कांट बी कैलकुलेटेड, इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, जरा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, फाइंड एज एक्सप्रेशन फॉर टी। फाइंड एन एक्सप्रेशन होना चाहिए, एज नहीं, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टी। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ हमें प्री एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों कि ये टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ और एक्सीलरेशन पर जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी वाली रिलेशनशिप है, मतलब प्लस का साइन वगैरह नहीं आएगा। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, देखिए सर क्या कहना चाहते हैं। सर कहना चाहते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, ऐसी रिलेशनशिप होगी ही तो ही हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लिया जाता है कि रिलेशनशिप ऐसी ही होगी। ठीक, तो एज्यूम कर लेते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। करना कैसे है देखिए। टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा हमेशा। और अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट अपीयर हो रहा है किसी फॉर्मूले में, ध्यान से सुनिएगा, ये भी एनएससीपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर डायमेंशन वाला कांस्टेंट होगा तो उसकी भी प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन में दी जाएगी, हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई चीज डायमेंशन वाली है और वो कांस्टेंट है, सर डायमेंशन वाले कांस्टेंट होते भी हैं क्या, अरे बहुत होते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी डायमेंशन होती है, लेकिन अगर वो आ रहा है ना तो उस पर डिपेंडेंसी दी जाएगी। बोला जाएगा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी, समझ में आ गई बात। और नहीं बोला गया है तो डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जैसे कि यहाँ पर के। ठीक, तो के एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दीजिए। तो मैंने कहा टी की डायमेंशन तो टी है, के की डायमेंशन कुछ होती नहीं है, एल की डायमेंशन एल की पावर एक्स, जी की डायमेंशन मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन की एल टी माइनस टू की पावर वाई। तो इसको लिख सकते हैं टी एल की पावर एक्स प्लस वाई, टी की पावर माइनस टू वाई। जरा चेक करिए, इसको सॉल्व करिए, कंपेयर करिए, क्योंकि यहाँ एल की पावर 0 है और यहाँ टी की पावर 1 है। तो क्या लिखेंगे, माइनस टू वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस हाफ। और y की वैल्यू अगर माइनस हाफ रख दें ये वाली इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, तो x प्लस वाई है 0, y की वैल्यू माइनस हाफ, तो x की वैल्यू प्लस हाफ आएगी कि नहीं आएगी यार, आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या रिलेशनशिप आएगी, t इक्वल टू के टाइम्स रूट एल अपॉन रूट जी, माइनस हाफ था ना, k टाइम्स रूट ओवर एल बाई जी। अब जैसे इस k की वैल्यू एक्चुअल में होती है 2 पाई, ठीक है, लेकिन वो हम डायमेंशन के मेथड से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम दूंगा, वो अगला क्वेश्चन आपको करना है। शुरू हो जाइए फटाफट। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जो भी बच्चे 9th में हैं खासकर, वो लोग इस चैप्टर को समझने के लिए
नाइन्थ की बुक के, या एक काम करिएगा, कोई एक फॉर्मूले का, मैं ही काम करता हूँ, छोड़िए आप पर भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं फॉर्मूले की लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, वो जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अदरवाइज आप फंसेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूले की लिस्ट डाल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आपके लिए थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, तो आज डाल दूंगा। तो दो चीजें मुझे टेलीग्राम चैनल पर डालनी है, एक तो फॉर्मूले की लिस्ट डालनी है, प्लस आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, और जैसे यहाँ जी है, हमें जी की यूनिट पता होनी चाहिए, जी की डायमेंशन पता ही नहीं है तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जी की डायमेंशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सर एनएससीपी के लिए इतना सफिशिएंट है ना, मोर देन सफिशिएंट, जितना मैं पढ़ाऊंगा बेटा, निश्चिंत रहना, ठीक है। अभी बस थोड़ा पेशेंस रखना यार, है ना, पेशेंस रखोगे तो तुम्हें धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते एकदम से तुम्हारी, तो यह काम करना, तुम जिसको भी लग रहा है सफिशिएंट है या नहीं है, वो टॉप गन्स पर मेरा 71 वाले के साथ जो इंटरव्यू है ना वो देखना, पूरा सुनना, वो जब बताएगा ना तुमको कि एकदम से जब काइनेमेटिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट शुरू हुए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर सर ने बताया, तो उसे समझ में आया कि ओहो ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी टॉपिक हल्के हल्के चल रहे हैं लेकिन मेरा मेरा काम क्या है, मेरा कर्तव्य ये है कि जो भी बच्चे हैं सबको साथ लेके चलना। तो मैं, जाहिर सी बात है, बेसिक से शुरू करूंगा, तो दिमाग में ये मत लाइएगा कि हम एनएसएपी के लेवल तक कब जाएंगे, जाएंगे और ऐसा जाएंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जी की डायमेंशन, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ की डायमेंशन mlt माइनस टू, डायमेंशन ऑफ जी हमें पता नहीं, वो निकालनी है, ये आ गया m की पावर 2, नीचे आ गया एल स्क्वायर, ठीक बच्चा पार्टी। तो यहाँ से जी की डायमेंशन बोलिए कितनी आ रही है, यहाँ से जी की डायमेंशन बोलो बोलो बोलो, तो ये आ गई m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, चेक करिए, ये m स्क्वायर है, नीचे जाएगा तो m की पावर माइनस वन आएगा, इधर आएगा तो एल क्यूब आएगा और टी माइनस टू, ये आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना जरा, विश्वास रखें बच्चों, आप लोग तो विश्वास रखें, मैं, अगर मैंने शुरू किया है ना कुछ, तो फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अभी स्टार्टिंग है, आपको थोड़े दिनों में समझ में आएगा कि सर हर तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, है ना। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड v इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स g की पावर x, m की पावर y और r की पावर z, ये आ गया। v की वैल्यू, एल टी माइनस वन के, g की डायमेंशन हमें पता चल गई क्या होती है, m माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, m की पावर y, ये x है, r की पावर मतलब l की पावर कितनी, z, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। चलिए वापस से सॉल्व करते हैं, एल टी माइनस वन इक्वल्स टू के तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है यार, इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। अब m को एक साथ ले आते हैं, तो m की डायमेंशन क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, एल की डायमेंशन 3x प्लस जेड, 3x प्लस जेड, ठीक। और t की डायमेंशन बोलो, t की पावर माइनस टू एक्स, क्या ये आपको डायमेंशन ऐड वगैरह करना आता है, m की पावर, माइनस एक्स, और ये है प्लस वाई, फिर l की पावर 3x, और ये है l की पावर z, ठीक। तो कंपेयर करते हैं, t की पावर माइनस टू एक्स और ये t की पावर माइनस वन, तो 2x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ से x आ गया हाफ के बराबर, ठीक। अच्छा, m की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है बच्चों,
m की पावर है माइनस एक्स प्लस वाई और यहाँ m की पावर कितनी है 0, तो y माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई कितनी प्लस हाफ। हाँ हाँ क्या बात है। अब बचा z, तो z की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा इस साइड आता हूँ मैं। 3x प्लस 3x प्लस जेड बराबर l की पावर 1 दी गई है और x की पावर हम निकाल चुके हैं हाफ है, तो ये आ गया 3/2 प्लस जेड बराबर 1। चेक कर लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो पूछिए। 3, अरे x की वैल्यू देखिए हाफ है ना, तो यही तो आएगा भाई। तो z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1 माइनस 3/2 और 1 माइनस 3/2 तो माइनस हाफ होता है। ये मेरी खोपड़ी के ऊपर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा साइड में और ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह यहाँ बची है। तो सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया है। क्या एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है? v इक्वल्स टू एक्स बोलो कितना है हाफ है, तो सबसे पहले रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो g y की वैल्यू क्या है हाफ है m, और z की वैल्यू कितनी है ये माइनस हाफ है, तो z नीचे आ जाएगा मतलब r। तो वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है सर कि नहीं पता भैया, कोई कांस्टेंट की वैल्यू का आइडिया नहीं है हमारे पास कि कैसे, ये लिमिटेशन है भाई, ये लिमिटेशन बताई थी आपको। देखो बच्चों, किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछे, वरना मैं तो आगे बढ़ा, वो समझ में आ गई होगी, काफी डिटेल में मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू हो जाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन को निकालिए फटाफट। कुछ खास बात है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये दिया है। वो खास बात जब इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। शुरू हो जाओ फटाफट जल्दी से, जल्दी से शुरू हो जाओ, मजा आएगा। कोई भी, देखो कोई भी आंसर कमेंट बॉक्स में मत लिखना, इससे क्या होता है सत्यानाश हो जाता है, जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनका उनका नुकसान हो जाता है। तो वो आंसर मत लिखना यार, है ना। आप- चलो ठीक है, तुम्हारी डिमांड भी मुझे समझ में आ गई कि क्वेश्चन भी देने हैं, तो आज ही मुझे आपके लिए क्वेश्चंस बनवाने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन का सेट बनवाता हूँ आपके लिए, टेलीग्राम पर डालता हूँ। प्लस मैंने एक चीज और बोली थी क्या, हाँ फॉर्मूले वाली बात। फॉर्मूले जितने भी यूज होते हैं जनरली, मैकेनिक्स के एटलीस्ट फॉर्मूले तो डाल ही देता हूँ, है ना। नाइन्थ में जितने या फिर फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे फॉर्मूले कोशिश करूंगा कि वो डाल दूं। सोमेश पाटिल से हो गया, चिरंजीव से पता नहीं, साइमा से नहीं हुआ। हम्म, चिरंजीव से हो गया, ठीक है। अब देख लो जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप, बड़ी मजेदार चीज है, इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे ना तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे h इज सम कांस्टेंट टाइम्स रेडियस की पावर x, सरफेस टेंशन की पावर y, एक्सीलरेशन ड्यू टू पावर z, और रो की पावर a। चार आ गए अननोन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी आएंगी, h की जगह आएगी l, k की तो कोई डायमेंशन है नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है l की पावर x। सरफेस टेंशन ये कितना हो जाएगा एम टी माइनस टू की पावर y, ये है एल टी माइनस टू की पावर z, और रो है एम एल माइनस थ्री की पावर a। तो बच्चा पार्टी पता है क्या दिक्कत आएगी, इक्वेशन किसको किसको कंपेयर करोगे, एल की डायमेंशन को कंपेयर करोगे, एम की डायमेंशन को कंपेयर करोगे, टी के डायमेंशन को कंपेयर करोगे, तो कितनी इक्वेशन आएंगी, थ्री इक्वेशन आएंगी। देख लो, थ्री इक्वेशन आएंगी कि नहीं आएंगी। और अननोन कितने, चार अननोन है। ये सुना है तुमने कि ये सॉल्व नहीं किए जा सकते, है ना। ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही यही है कि आपको ये बता सकूं कि भैया
ये लिमिटेशन एक और है। क्या लिमिटेशन है वो देखिए, मैंने अलर्ट लिखा है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। क्या है अलर्ट? अलर्ट है। अच्छा एक बात और बताएं, मैं जान करके ये क्वेश्चन दिया हूँ, पता ऐसे मैं अलर्ट बताता हूँ तो बच्चों को मजा नहीं आता, बच्चों को लगता है ये कौन सा अलर्ट हुआ। अब जब क्वेश्चन खुद करोगे और फंसोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, हाँ यार ये बात तो वाकई में सोचने लायक है ना। ठीक है, अलर्ट क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन। ये दोनों बराबर होने चाहिए वरना बर्बादी आ जाएगी। नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन, जो मैथ्स में पढ़ा था कि सेट ऑफ इक्वेशंस को आप तभी तो सॉल्व कर पाएंगे जब नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम। अच्छा बच्चों कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आज का पढ़ाने का जो स्टाइल है, मतलब बैठ करके जैसे मैं लिख करके पढ़ा रहा हूँ, वो ज़्यादा ठीक था या बोर्ड वाला ज़्यादा ठीक था? जरा ये कमेंट सेक्शन में भी बताना, है ना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने आखिरकार ऐसे क्यों पढ़ाया। ठीक है, तो अब डायमेंशंस की बात करूं बच्चों, तो डायमेंशन का टॉपिक, यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन कुछ चीजें मैथमेटिक्स की मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ के आए, याद करके आए, ये अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप याद करके नहीं आएंगे तो आगे चल करके जब हम आपको बताएंगे चीजों के बारे में तो थोड़ा सा आ, दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज पढ़ के आइएगा। बोर्ड वाला मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सोल्जर में पेन शुरू हो गया था, इस कारण से मैंने ये मेथड शुरू किया है। डॉक्टर ने मना कर दिया था बोर्ड पर ऐसे लिखने के लिए, लेकिन मैंने कहा था मैंने तो कमिटमेंट किया है भाई, बच्चों को पढ़ाना तो है, पढ़ाना तो कन्फर्म है, चाहे अब कुछ हो जाए, 2 साल तक पढ़ाना है। अब तो एक बार कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुननी है। ठीक है ना, तो पढ़ाना तो है, कैसे पढ़ाएं, चाहे बैठ के पढ़ाएं, चाहे लेट के पढ़ाएं, चाहे जैसे पढ़ाएं, अब तो पढ़ाना है और सिलेबस भी बच्चों का पूरा कराना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। हाँ एक और लिमिटेशन जो मुझे याद आई, वो भी अलर्ट में मैंने लिखी थी भाई, मैं सोचूं यार दिख क्यों नहीं रही है, ये वाली, ये देखना जरा। ये डिराइव नहीं कर सकते हो, पता है क्यों नहीं डिराइव कर सकते हो? ये इसलिए डिराइव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये देखना, यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, इसको डिराइव करने को किसी ने कहा इस फॉर्मूले को डिराइव करो, 2 मास पर डिपेंड करता है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, तो मास की पावर ओवरऑल आएगी ना, जो भी आएगी यहाँ पर, तो मास का जो भी अननोन होगा वो इधर की मास से कंपेयर किया जाएगा, तो मास की तो टोटल पावर आएगी, टोटल पावर पता चल पाएगी। ये नहीं पता चल पाएगा कि m1 की पावर कितनी है और m2 की पावर कितनी है। m की पावर जैसे m1 की x ली और m2 की y ली, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो अब आप ये कैसे कह पाओगे कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है? इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं कर पाते हैं। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी किसी डायमेंशनल फॉर्मूले में रिपीट हो रही है तो हम ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो मैंने आपसे कहा था बहुत जरूरी है, याद करके आइएगा। ये रहे आपके सामने, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ये भैया पी बाई एच क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली चीज, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। हाँ, ये बात अगर नहीं पता ना तो इन फॉर्मूलों को याद करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। बेस कहते हैं जो थीटा, जब आप बता देते हो कि क्या थीटा है, तब डिसाइड किया जाता है व्हाट इज बेस। ठीक, तो 90 डिग्री वाले जो दो साइड होती हैं उनमें से एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कहा जाता है, पहले तो ये जान लें। जो थीटा के सामने वाला होता है उसे परपेंडिकुलर, जो थीटा के साथ वाला होता है उसे बेस। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज। ठीक, अब दूसरी चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है बच्चों कि आखिरकार ये सारी की सारी जो मेहनत की गई है, ये सारी जो मेहनत की गई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए की गई है। की गई कि नहीं की गई है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सारी मेहनत की गई है। क्यों, मेरा क्वेश्चन है, आखिरकार क्यों राइट एंगल ट्राइंगल के साथ इतनी मेहनत की गई है? कोई और ट्राइंगल को क्यों नहीं लिया गया? राइट एंगल ट्राइंगल
पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम बता दी और सब कुछ हो गया, लेकिन राइट एंगल नहीं, अभी वहाँ कॉमन सेंस से नहीं बोला जा सकता। ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे जहाँ सेम फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट पावर्स भी हो सकती है, ठीक है, तो उनको डिराइव नहीं कर सकते अपने कॉमन सेंस से। खैर, मैं यहाँ वापस आता हूँ। तो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसी क्या खास बात होती है जिससे रिलेटेड हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं? क्या कोई इसका जवाब बता सकता है? हम्म बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। और अगर आपको ये बात पता चल गई ना, तो समझ लीजिए कि मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही शानदार चीज है ये, अगर आपको ये बात पता है तो। अ, अभी तो कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है इस बात का कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों यूज करते हैं। एक एंगल 90 डिग्री, सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं, और भी थ्योरम होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए होती है थ्योरम्स, होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के लिए थ्योरम बनाई जाती है, खूब बनाई जाती है। सर क्योंकि हमारे फिजिक्स में कंपोनेंट में तोड़ा जाता है जो जनरली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए राइट एंगल। हाँ। हम्म, बिल्कुल नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। पता है आपको, कोई भी ट्रायंगल कैन बी ब्रेक या ब्रोकन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, कैन बी मेड बाय टू राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल, आपने कहा सर ये एक ट्रायंगल है, कैसे आप दो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको तोड़ोगे? मैं कहा दो तरीकों से, ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, ठीक है, एक और तरीका है इसको तोड़ने का, पता है? इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से इसको इसको बनाया जा सकता है। कैसे? ऐसे डॉटेड लाइन खींची, ठीक है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो बड़े वाले में से माइनस छोटा वाला, फिर से ये ट्रायंगल आ गया, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि दुनिया के सारे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन 37 डिग्री इज 3/5, साइन 53 इज 4/5। ये नेक्स्ट क्लास में टिप पर होने चाहिए। और एक बात और बता दूं, मेरे से जो भी पढ़ रहे हैं, अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आपको मेरे साथ चलना है। अगर आप चाहते हो आप फोड़ दो जेई में, फिजिक्स में नंबर 1 आ जाओ, एनएससीपी निकाल लो, तो आपको जो बोल रहा हूँ वो करते जाइएगा, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में याद हो जाने चाहिए। 9th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट क्लास में याद हो जाने चाहिए, ठीक है सर? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो बात बताई है उसको अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। आपसे बोला जा रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी अगर ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 4 है और ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है। तो इस लेंथ के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लेंथ कितनी होगी? ये धोखे से दे दी गई है, ये कितनी है मैंने हटा दी है। तो आपसे पूछी गई है ये लेंथ क्या होगी, जल्दी से बताइए। मतलब क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बन गया था, जो मैं बताता हूँ, देखना। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ये 37 है, ये 5 है, ये 4 है, बस इतना क्वेश्चन है, और आपसे तीसरी साइड पूछी जा रही है, ये है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दिया जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑलरेडी इसमें हिंट दे दी गई है, इसके क्वेश्चन में ही सोल्यूशन थोड़ा सा आ गया है। तो क्या करना है, जैसा सर ने बताया था, किसी भी ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल से कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डाला, ये है 5, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू बोलो क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos 37, और cos 37 की बच्चा पार्टी वैल्यू क्या है? 4/5। तो b की वैल्यू आ गई 4, तो ये लेंथ आ गई 4, ये भी लेंथ है 4। अब ये वाली लेंथ निकालते हैं, ये हाइट कितनी होगी? ये है h, तो h अपॉन हाइपोटेनस, ये नहीं, ये है परपेंडिकुलर, सॉरी,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर थी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये लेंथ आ गई 3। अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि ये लेंथ है 8 और ये लेंथ है 3। देख लीजिए, ये इधर बना देता हूं, ये है 3, ये है 8, तो ये लेंथ कितनी आ गई, √8² प्लस 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, 64 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर है √72। ये है आंसर। देख लीजिए कोई डाउट, √72 की √73, √73 आएगा यार। हाँ, तो ये है आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन बताने जा रहा हूँ। ये मेथड जो है वो बहुत बार यूज होगा। बेसिकली दो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा लगभग आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये तभी है जब थीटा रेडियन में है। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ये थीटा है, ठीक, ध्यान से सुनना जरा, अगर ये थीटा है, बहुत छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बेस है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो इसमें p बहुत स्मॉल होने के कारण b अप्रोक्सीमेटली h के बराबर होगा। ठीक, b अप्रोक्सीमेटली h के बराबर होगा, और यदि ऐसा हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, p/h, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली p/b के बराबर कर सकते हैं, जो जो कि किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। एक और बात देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये थीटा है और अगर ये लेंथ b है और ये आर्क लेंथ है जो कि लगभग p के बराबर है, तो एंगल की डेफिनेशन क्या बताई गई है, आर्क लेंथ p अपॉन b। और इसको आर्क लेंथ हम मान भी सकते हैं क्योंकि स्मॉल एंगल में ये 90 है, तो ये भी लगभग 90 होगा, तो p को लगभग आर्क लेंथ माना जा सकता है बहुत छोटा एंगल होने पर। तो इसलिए थीटा भी p/b के बराबर है, जो टेन थीटा के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थीटा p/b के बराबर। ठीक, मेरे पीछे आ गया क्योंकि शायद, नहीं नहीं ठीक है, दिख गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये था पहले। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी करके देख ही लो। एक काम करो, मुझे साइन 3 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से फटाफट। कैसे निकालोगे जरा देखना चाहता हूँ, साइन 3 डिग्री की वैल्यू। अगर p बहुत स्मॉल हो जाएगा, चिरंजीव ने पूछा है, p अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो थीटा को आपने जीरो क्यों नहीं बोला? चिरंजीव, जीरो इसलिए नहीं बोला क्योंकि नेग्लेक्ट करके कोई भी चीज जीरो हो ये जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, जीरो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो के कंपेयर में छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ी है। चिरंजीव का जो डाउट है मैं सबको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, और आगे फ्यूचर में इस तरीके के डाउट आपके दिमाग में आएंगे। क्या डाउट है सुनिएगा। चिरंजीव का कहना है कि अगर p बहुत छोटा है तो थीटा को आप जीरो क्यों नहीं लिख देते। सुनिएगा इसका आंसर, इसलिए नहीं लिख सकते बच्चों क्योंकि जीरो, जीरो कितनी भी छोटी क्वांटिटी हो ना, उसके कंपेयर में जीरो बहुत छोटा है, कभी भी नहीं लिखा जा सकता। मतलब जीरो के कंपेयर में छोटी से छोटी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, सुनिएगा। आप क्या कहते हो, 10⁻⁻90 ये बहुत छोटा है, मानते हो ये बात? 10⁻⁻90 बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन ये बताइए 10⁻⁻180 से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है शायद। 10⁻⁻180 का कितने टाइम्स है सोचिए आप, सोचिए 10⁻+90 टाइम्स है भाई ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है, जिसको आप बहुत छोटा कह रहे थे, इसको आप बहुत छोटा कह रहे थे, ये इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो सोचो, सोचो जीरो के कंपेयर में तो ये और भी ज्यादा बड़ा होगा ना। तो जीरो के कंपेयर में कोई भी नंबर बहुत बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो छोटी सी छोटी चीज को भी नेग्लेक्ट करके जीरो से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक, मतलब फाइनल जीरो नहीं आना चाहिए नेग्लेक्शन के बाद। अब साइन 3 डिग्री की वैल्यू देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 3π/180। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कभी भी एंगल दिया हो
डिग्री में तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एंगल रेडियन में आ जाता है। ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, थीटा, सॉरी यहाँ नहीं इस जगह लिखता हूँ, थीटा का डिग्री में और इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो साइन 3 पाई अपॉन 180 तो कितना आ गया, 3/60 आया गया, पाई बाई 60 आ गया। अच्छा ये बहुत छोटा है, बिल्कुल बहुत छोटा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 60 कह सकते हैं, तो ये आंसर है। साइन 3 डिग्री की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई बाई 60। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। व्हाट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? 1 प्लस एक्स की पावर, अगर if nx is much is less than is small 1, तो ध्यान रखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx लिखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस चीज का यूज करके एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे कि मेरे से बोला गया 1.02 का की पावर 3 है, 1.02 की पावर 3 की वैल्यू बताइए अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने कहा ध्यान से सुनना, 1 प्लस 0.02 की पावर 3, 1 प्लस 0.06 इज मच लेस देन 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1.06। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 1 प्लस एन एक्स आ गया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। एग्जाम्पल ये आ गया, ये आपके सामने है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 0.995 नहीं 0.999 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। करिए करिए, आपको मौका दे रहा हूँ। चिरंजीव कॉस थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन भी बता रहा हूँ बेटा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। चिरंजीव कह रहे हैं सर आपने कॉस थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं बताया। साइन थीटा को जैसे थीटा लेते हैं बच्चों, वैसे कॉस थीटा को थीटा बहुत स्मॉल होने पर 1 ले लेते हैं, अगर रिजल्ट फाइनल आंसर 0 नहीं आ रहा है तो। फिलहाल तो इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है। तो देखते हैं जरा इसको निकाल करके। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस 0.001। चेक करिए क्या मैंने सही लिखा है, क्योंकि 1 माइनस, एक बार चेक कर लीजिए, 1.000.001 सब्ट्रैक्ट करिए 999 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि पावर 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.005, यही होगा बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.995। ये है अप्रोक्सीमेट आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो बच्चों, ये आज मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया, साथ ही साथ मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूले भी बता दिए। इसका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ना। कुछ फॉर्मूले नाइन्थ के वो भी मैं कोशिश करूंगा डाल दूं, प्लस मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूं, ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास से बच्चों वेक्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये वेक्टर कितने दिन चलेगा उसका शेड्यूल मैंने सितंबर भर का शेड्यूल आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ओरिएंटेशन वाले वीडियो में दे रखा है, तो उस शेड्यूल को देख लीजिएगा। आपकी क्लास उसी शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी, फिक्स रहेंगी, लाइव रहेंगी, और ऐसे पूरे नेक्स्ट एनएसईपी तक हर महीने का शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। जो आपको कमिटमेंट किया गया है वो निभाए जाएंगे। एक कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से एक क्विज ली जाए और कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।